नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। जो आरएसएस कभी जाति विहीन समाज की बात करता था और जो कहता था कि जो हिंदू हैं उनकी जो अलग अलग उपजाति है उसमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है और वो सोचता था कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, वो आरएसएस यदि जातिगत गणना की बात कर रहा है तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा कि आरएसएस जो है वो जातिगत गणना के समर्थन में क्यों आया। अब इसको लेकर बहुत सारी बात हो रही है, क्योंकि अभी हमने देखा था जब रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन विपक्षी दलों ने किया था तो उनकी एक मुख्य मांग थी कि जातिगत गणना होनी चाहिए। उनको लगता है कि जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जो जातिगत में उपजातियां हैं, उनको जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला है और बहुत सारी जातियां आरक्षण के बावजूद जो है वो लाभ से वंचित हैं और दूसरी तरफ जो ओबीसी के लोग हैं उनको भी उस तरह से लाभ नहीं मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आरएसएस ये बात कह रही कि हम जातिगत गणना कराने के पक्ष में है पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या मजबूरी होगी जब आरएसएस ने इस तरह की बात कही है। क्योंकि लोग आरएसएस जब कोई बात कहती है तो लोग उसको थोड़ा गंभीरता समझते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के लिए एक लाइन तय करती है। केरल में जब संघ की बैठक हुई थी और वहाँ पर ये एक प्रकार से इस पर मंथन हुआ था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ये बात सामने आई है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में इस समय काफ़ी बदलाव हुआ है। आरएसएस भाजपा की रीढ़ उसको माना जाता है। यही कारण है कि जाति को लेकर आरएसएस बहुत तेजी से जब अपनी विचारधारा बदल रहा है, आरएसएस ने जाति गणना पे सकारात्मक रुख दिखाकर भाजपा को इस समय धर्म संकट में डाल दिया है। आरएसएस ने जाति जनगणना के समर्थन का संकेत दिया है, हालांकि यह भी सलाह दी है कि इसका उपयोग राजनीति या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस ने यह भी सुझाव दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई कदम संबंधित समुदाय की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के दलों के लगातार जातिगत गणना की जो मांग है और एनडीए के घटक दल जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, वो जो है जातिगत जनगणना को लेकर उनका रुख जो है सकारात्मक है और वो बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि चूंकि उनके भरोसे सरकार, उनके समर्थन से भाजपा की सरकार बनी हुई है, तो वो ये कहते हैं कि जो है ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जेडीयू और लोजपा, जिसको रामविलास की पार्टी कहा जाता है, सरकार में शामिल है, पर जातिगत गणना जो जनगणना है वो इंडिया गठबंधन के साथ, मतलब उनके दल भी इसमें पक्षधर हैं। तो अब ये दुविधा है कि सरकार जातिगत गणना जो है वो कराए कि नहीं कराए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे देश में जनगणना जिस 10 साल के अंतराल में होना चाहिए वो भी नहीं हुई है। अब जब जनगणना होगी तो उसमें SC ST की गणना तो होती थी, पर क्या जातिगत गणना होगी? और जातिगत गणना होगी तो भाजपा जो अभी तक इसके खिलाफ थी, आरएसएस के इस बयान के बाद क्या वो जातिगत गणना के पक्ष में आएगी? वैसे भाजपा ने कभी भी ऑफिशियल जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जातिगत जनगणना का वादा अपने घोषणा पत्र में करके जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण की विरोधी है। इसका असर यह हुआ कि जनता के बीच संदेश गया कि भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा की सीटें घट गई। हालांकि अन्य राज्यों में इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अब आरएसएस ने इस मुद्दे पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो जाहिर है कि बहुत जल्द ऐसे संकेत मिल सकते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जातिगत गणना के किसी फॉर्मेट को लेकर सामने आए। आमतौर पे आरएसएस वर्ण व्यवस्था को मानने वाला आरएसएस को कहा जाता है, उसको मनुवादी पार्टी भी विपक्षी लोग कहते हैं और बहुत लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक को ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था का समर्थक के रूप में भी देखा जाते हैं। नागपुर में जो इनका कार्यालय है तो इनको लगता है कि आरएसएस को जो लोग चलाते हैं उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण होते हैं। 2022 में एक पुस्तक के विमोचन समारोह में संघ के जो प्रमुख थे मोहन भागवत, उन्होंने जो कहा था वो एक प्रकार से संघ का जो विचार रखने वाले हैं वो उनको थोड़ा सा उसमें धक्का लगा था। भागवत ने कहा था कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणा को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। भेदभाव का कारण बनाने वाली हर चीज को जो है उसको कहीं ना कहीं ताला, स्टा और बैरल से बाहर हो जाना चाहिए। जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। संघ प्रमुख ने डॉक्टर
मदन कुलकर्णी और रेणुका बोकारे द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन समारोह में और उसका हवाला देते हुए कहा था कि सामाजिक समानता भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन इसे भुला दिया गया है। इससे हानिकारक परिणाम हुए हैं, यह अतीत है, इसे भूल जाओ। जो कुछ भी भेदभाव को का कारण बनता है उसे बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो अब हमारे सबके बीच में एक सवाल है कि क्या आने वाले समय में जो इस देश की राजनीति है, जिसमें कहा जाता है कि संविधान संकट में है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं की पार्टी है, आरएसएस जो है कहीं संचालित करती, भाजपा हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के बीच जातिगत एकता के लिए करने के लिए जो है वो किसी भी स्तर पे जाती है। तो जिस हिंदुत्व का कार्ड अभी जातिगत जनगणना को माना जा रहा था, क्या वो कार्ड विपक्ष से जो है आरएसएस की सलाह पर अब भाजपा छीन लेगी और क्या वो जातिगत जनगणना कराने के लिए वो जो भले ही उसका फॉर्मेट क्या होगा ये भविष्य में तय होगा, क्या आगे आएगी, ये बहुत सारे सवाल अब जो है चूंकि आरएसएस की तरफ से ये बात कही गई है तो निश्चित रूप से ये बात लोगों के बीच में आ रही और राजनीतिक गलियारों में ये बहुत बात प्रमुखता से उठाई जा रही है कि क्या अब भाजपा जो है या मोदी सरकार जातिगत गणना कराएगी और उसके आंकड़े क्या घोषित की करेगी। ऐसे अनऑफिशियली बहुत सारे राज्यों ने, जिसमें बिहार भी शामिल है, उसने जातिगत गणना कराई और उसके आंकड़े सार्वजनिक उन्होंने नहीं किए, पर चूंकि हमारे देश में कोई भी चीज गोपनीय नहीं होती, वो लीक हो जाती है, तो वो आंकड़े बाहर आए और उसको लेकर काफी बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सुनवाई करते हुए उसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण की जब बात की तो उसके जब 100 सांसद आरक्षित वर्ग के प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम जो जाति व्यवस्था है और जो आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसी को यथावत रखेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी, 7 में से 6 जजों ने इसके पक्ष में फैसला दिया, पर कहीं ना कहीं मोदी जी भी आरक्षित वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते। अब मामला ओबीसी का है, एससी एसटी से ऊपर जाके ओबीसी का है। अब ओबीसी में अगर जातिगत गणना होती है तो ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक संख्या जो है वो ओबीसी वर्ग की है पूरे देश में और कुछ खास राज्यों में तो उनकी संख्या बहुत है। तो जातिगत गणना से ये बात पता चलेगा। और जैसे उपजाति के आरक्षण की बात हुई थी, इसी तरह से हम जातिगत गणना की बात करें तो इसमें नया नेतृत्व उभरेगा, क्योंकि जब जातिगत गणना होगी और इसका जनगणना के जरिए डाटा तैयार होगा तो केवल ये उस समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि आरएसएस बोल रही है। इसका राजनीतिक रूप से कोई हथियार के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए। पर हमारे देश में राजनीति से कौन सी चीज जो है वो अलग है। सितंबर 2015 में संघ के मुखपत्र पांजन और ऑर्गेनाइजर को दिए गए एक साक्षात्कार में मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की जरूरत बताई थी। उन्होंने एक अराजनीतिक समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसका काम ये देखना होगा कि आरक्षण का फायदा किन लोगों को और कितने समय तक मिलना चाहिए। इस बयान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव हुए। लालू जो है प्रसाद की पार्टी ने, आरजेडी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि संघ आरक्षण को खत्म करना चाहता है। बिहार चुनाव में बीजेपी की हार हुई। इसी तरह अब ये बात आ रही है कि जातिगत गणना आरएसएस के इशारे पर बीजेपी नहीं करा रही है, तो आरएसएस ने एक प्रकार से ये अपना रुख रखा है लोगों के सामने कि हम जो है जातिगत गणना के खिलाफ नहीं है, पर हम इसके राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ हैं। अगर हम आरएसएस की बात करें तो 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में के दौरान एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रखने का समर्थन भी किया। भागवत ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है, आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ जो है वो समर्थन करता है। तो संघ समय समय पे इस बात को रिव्यू करता है। उसके चिंतक विचारक इस बात को देखते हैं कि उनके किस स्टैंड से उनकी पार्टी जो भाजपा है उसको फायदा होगा। और इस समय भाजपा कहीं ना कहीं जातिगत गणना में घिरी नजर आ रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि आरएसएस ने ये स्टैंड लिया है कि वो जो है अपनी नीतियों में और स्ट्रक्चर में वो बदलाव कर रही है। और जो पार्टी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कही जाती थी जिस भाजपा को, अब उसमें जो पिछड़ी जातियां भी जो है वो प्रमुखता से दिख रही, उसके नेताओं को भी आगे लाया जा रहा है। उसके हम उदाहरण देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। तो अलग अलग जगह भाजपा ने ये बात की है कि देश की राष्ट्रपति मुर्मू को बनाया है, तो उसके पहले कोविंद को बनाया था। तो ये
बहुत सारे प्रयोग भाजपा में हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सारा ज्ञान जो है वो आरएसएस की ओर से मिल रहा है। आज से बस अब 99 साल हो रहे हैं, अगले साल जो है इसके पूरे 100 साल हो जाएंगे आरएसएस को। विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को केशव हेगड़ेवार जो हैं उनके द्वारा आरएसएस की स्थापना की गई थी और इस स्थापना के समय जो संविधान पे बातचीत हुई थी और जो इन्होंने अपने वक्तव्य को रखा था, आरएसएस धीरे धीरे बाकी जब उसमें विचारक आते गए और एक के बाद एक सर संचालक आते गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी, पर अंततः अगर जो भाजपा है जो पहले जनसंघ थी उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं आरएसएस के पास था। बीच बीच में इस तरह की खबरें आती है कि आरएसएस से अब जो है भाजपा का अलगाव हो गया है और भाजपा अब इतनी ताकतवर है कि वो कांग्रेसियों को मिलाकर जो है वो संघ की नहीं सुनना चाहती। पर ये जो लोग संघ की कार्य पद्धति को जानते हैं, जो भाजपा को बहुत भीतर से जानते हैं, वो जानते हैं कि भाजपा के सारे प्रमुख पदों पर वो लोग हैं जो कभी ना कभी संघ में रहे या जिनका संघ से गहरा रिश्ता है। तो ऐसे में यदि आरएसएस ये कह रहा है कि जातिगत गणना होनी चाहिए, तो हमको लगता है कि आने वाले समय में ये जो जिस पार्टी को अमीरों की पार्टी कहा जाता था, जिसका लोग समझते थे कि ये देशभक्त बनियों की पार्टी है, अब ये इनके समर्थक जो हैं बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं और पिछड़े वर्ग के समर्थन के वजह से ही भाजपा जो है तीसरी बार सत्ता में आई है। तो हमको लगता है कि जातिगत गणना अब नए सिरे से जो है वो एक नया रूप लेगी और भाजपा इस पे क्या स्टैंड लेती है ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।